नायडू की नाराजगी से बीजेपी आई बैकफुट पर, शाह गए मनाने, परिसीमन पर दक्षिण भारत नेताओं ने किया विरोध, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ, क्या चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है? क्या एनडीए के अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या सच में अब अमित शाह नायडू को मनाने पहुंच चुके हैं? और क्या सहयोगी दलों के दबाव में मोदी सरकार को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल, आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, क्या मोदी सरकार के सामने अब सबसे बड़ा सवाल विपक्ष नहीं बल्कि उसके अपने सहयोगी बन चुके हैं? क्योंकि दिल्ली से निकल रही सियासी तस्वीरें अब अगर सही संकेत दे रही है तो एनडीए के भीतर सब कुछ उतना शांत नहीं है जितना बाहर से दिखाई देता है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू है जिनके समर्थन को मोदी सरकार की मौजूदा ताकत में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, तो दूसरी ही तरफ तमिलनाडु की राजनीति है जहां विपक्षी खेमे के नेताओं के साथ बीजेपी की बढ़ती बातचीत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों के विकल्प तलाश रही है? क्या यही वजह है कि दक्षिण भारत की राजनीति अचानक दिल्ली की सत्ता के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई है? क्योंकि अगर सहयोगी दल के बीच भरोसा कमजोर हुआ तो मामला सिर्फ एक मंत्री, एक मंत्रालय या फिर एक राज्य की मांग तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा असर संसद के नंबर गेम पर पड़ेगा, यानी भाजपा का 360 की गणित पर भी पड़ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या सरकार को अब बड़े फैसलों के लिए अपने सहयोगियों के साथ साथ विपक्षी दलों की तरफ भी देखना यहाँ पर पड़ सकता है। वहीं देखिए, उधर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित कमेटी को लेकर भी सरकार पर दबाव बढ़ने की चर्चा यहाँ पे सामने आ रही है। छात्रों और प्रदर्शनकारियों से जुड़े आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है जिसमें न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन से जुड़े अनुभवी लोग यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो क्या दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक बन रही ये तमाम तस्वीरें किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है? क्या चंद्रबाबू नायडू दबाव बढ़ा रहे हैं? क्या बीजेपी तमिलनाडु में नया राजनीतिक समीकरण तलाश रही है? और क्या अगर एनडीए के अंदर हो नंबर को लेकर बेचैनी बढ़ रही है तो संसद में सरकार के बड़े एजेंडे का क्या होगा? आज की पूरी रिपोर्ट में एक एक करके हम समझेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। सबसे पहले आप ये हेडलाइन अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए। परिसीमन योजना के खिलाफ एकजुट होकर विपक्षी नेताओं ने दी राजनीतिक संतुलन की चेतावनी। तो देखिए दोस्तों, भारतीय राजनीति में कई बार तस्वीरें शब्दों से ज्यादा कुछ कह देती है और इस वक्त दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक जो राजनीतिक तस्वीरें बन रही है उनसे एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या एनडीए के भीतर अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि पिछले कुछ समय से सहयोगी दलों की तरफ से अलग अलग मुद्दों पर दबाव की राजनीति देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ा नाम है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का। देखिए, नायडू की पार्टी एनडीए की मौजूदा राजनीतिक संरचना में एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और ऐसे में केंद्र सरकार और टीडीपी के बीच रिश्तों में आने वाली किसी भी तल्खी को सिर्फ राज्य की राजनीति के नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। ये सीधा दिल्ली के नंबर गेम से जुड़ जाता है। अब इसी बीच तमिलनाडु की राजनीति में भी हलचल तेज होने की यहाँ पे चर्चा सामने आई है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह और तमिल राजनीति के नेताओं के बीच मुलाकातों और संपर्कों को लेकर तरह तरह की राजनीतिक अटकलें यहाँ पे लगाई जा रही है। यहीं से एक बड़ा सवाल निकलता है कि क्या बीजेपी दक्षिण भारत में अपने राजनीतिक विकल्प मजबूत करने की कोशिश कर रही है? देखिए, राजनीति में किसी नेता से मुलाकात करना अपने आप में गठबंधन का ऐलान नहीं होता है, लेकिन जब संसद में नंबर बेहद महत्वपूर्ण हो, सहयोगी दल अपनी मांगों को लेकर मुखर हो और दूसरी ही तरफ विपक्षी दलों के पास भी पर्याप्त सांसद हो, तो हर मुलाकात का राजनीतिक मतलब निकला जाना चाहिए और यही इस समय हो रहा है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू लंबे समय से आंध्र प्रदेश के हितों को लेकर केंद्र के सामने अपनी मांगे मजबूती से रखते आए हैं। अब विशेष राज्य का दर्जा, आर्थिक पैकेज, राजधानी और राज्य से जुड़े दूसरे मुद्दे, इन सभी पर केंद्रीय और आंध्र प्रदेश के रिश्ते लगातार राजनीतिक बातचीत का हिस्सा यहाँ पर बन रखे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर नायडू को लगे कि उनकी पार्टी को पर्याप्त राजनीतिक महत्व नहीं मिल रहा है तो क्या वो दबाव यहाँ पे बढ़ा सकते हैं? और अगर दबाव बढ़ता है तो क्या बीजेपी के पास विकल्प मौजूद है? या यही वजह है कि जहां तमिलनाडु का एंगल यहाँ पर सामने आ जाता है। देखिए, क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी के सामने लंबे समय से एक चुनौती सामने रही है कि वो राज्य की राजनीति में अपने दम पर बड़ी ताकत बनने की कोशिश
कोशिश कर रही है, लेकिन विधानसभा स्तर पर उसे अभी भी कई राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो दूसरी ही तरफ डीएमके के पास लोकसभा में मौजूद प्रतिनिधित्व है और इसीलिए अगर बीजेपी और डीएमके के बीच किसी तरह की राजनीतिक बातचीत की खबरें सामने आती है तो दिल्ली का नंबर गेम तुरंत चर्चा में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ कर दूं मैं कि किसी भी विपक्षी दल का एनडीए में आना सिर्फ इसलिए आसान नहीं है क्योंकि संसद में उसके पास सांसद है, उसके लिए विचारधारा, राज्य की राजनीति, नेतृत्व और आगामी चुनाव सब कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप ये समझिए कि विजय वाला एंगल यहाँ पर महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, अब तमिलनाडु की राजनीति में एक और खिलाड़ी तेजी से चर्चा में है, अभिनेता से राजनेता बने विजय। देखिए, विजय की राजनीति सक्रियता ने तमिलनाडु की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। डीएमके, एआईएडीएमके, कांग्रेस और भाजपा, इन सभी दलों को अब ये देखना होगा कि विजय की राजनीति ताकत आने वाले समय में कितनी ज्यादा बढ़ जाती है और अगर विजय की पार्टी कांग्रेस या दूसरी किसी गठबंधन के करीब जाती है तो डीएमके के सामने भी चुनौती बढ़ सकती है। और यही वजह है कि तमिलनाडु में होने वाली हर बड़ी राजनीतिक मुलाकात को दिल्ली में भी ध्यान से देखा जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर उठ जाता है कि क्या बीजेपी विजय को लेकर कोई बड़ी रणनीति बना रही है। जरा आप ये तस्वीरें देख लीजिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये बैठक हुई थी जिसमें आप देख लीजिए कि इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय है, कर्नाटक की मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार है, केरलम के मुख्यमंत्री सतीशन है, तेलंगाना की उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी है, विक्रमार्क और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए हैं। और इस बैठक में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने चर्चा की और क्षेत्र के प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दे तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श भी किया है। अब देखना ये होगा कि इस बैठक का क्या कुछ नतीजा सामने आता है या फिर ये कोई राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकता है। अब इसका जवाब अभी साफ तौर पर हाँ या ना में नहीं देना होगा क्योंकि जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि दक्षिण भारत में बीजेपी की रणनीति सिर्फ कर्नाटक, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं रह सकती है। तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में अगर बीजेपी अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाहती है तो उसे नए समीकरण तलाशने ही होंगे। अब हम आते हैं संसद के सबसे बड़े सवाल पर कि दोस्तों, किसी भी सरकार को राजनीतिक ताकत सिर्फ प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से तय नहीं होती है। लोकसभा में संख्या सबसे महत्वपूर्ण होती है। सरकार को बड़े विधायक पास करने होते हैं, संविधान संशोधन के लिए बहुमत की जरूरत पड़ सकती है, तो कई मामलों में सहयोगी दलों की भूमिका यहाँ पे निर्णायक हो जाती है। अब देखिए, इसीलिए परिसीमन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीतिक बहस इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। और देखिए कि जिस तरह खबर सामने आ रही थी कि जो नायडू है वो भाजपा से नाराज चल रहे हैं, और आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। देखा आपने उस वीडियो में कि पहली बार बीजेपी यानी बीजेपी के वरिष्ठ और गृह मंत्री अमित शाह खुद नायडू को मनाने के लिए तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। और आपने अभी वीडियो में भी देखा कि किस तरह शाह जो है वो विजय के साथ एक ही साथ बैठे हुए हैं, खाना पाना उनका चल रहा है। तो देखिए कि भाजपा को फाइनली नायडू के सामने यहाँ पे झुकना पड़ गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाजपा अब बैकफुट पर आ चुकी है। पर लेकिन देखिए, दक्षिण भारत के कई राज्यों को डर ये भी है कि अगर परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण हुआ तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के बेहतर प्रदर्शन किया है उन्हें राजनीतिक नुकसान हो सकता है। और इसीलिए इस पर जो हमारे विजय है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस पर मंच से भी बोला था कि वो परिसीमन का जो बिल है उसको पास नहीं होने देंगे। और इसी वजह से दक्षिण के कई नेताओं ने इस मुद्दे पर चिंता भी जताई है। अब अगर सरकार भविष्य में परिसीमन से जुड़ा कोई बड़ा कदम उठाती है तो उसे सिर्फ संख्या नहीं बल्कि व्यापक राजनीतिक सहमति को भी जरूरत पड़ सकती है और यही सहयोगी दलों की ताकत भी बढ़ जाती है। तो क्या मोदी सरकार वाकई अब कमजोर हो चुकी है? तो क्या इन तमाम घटनाओं का मतलब ये है कि मोदी सरकार का बहुमत खतरे में है?
देखिए, इसका निष्कर्ष अभी निकालना जल्दबाजी हो सकती है, पर लेकिन सरकार के पास सत्ता में बने रहने के लिए आवश्यक संख्या होनी चाहिए। लेकिन राजनीति में सिर्फ सरकार का बहुमत होना ही पर्याप्त नहीं होता है। सरकार कितना मजबूती से अपने सहयोगियों के साथ रख पाती है, ये भी उतना महत्वपूर्ण है। अगर सहयोगी दल अपने मांगों को लेकर लगातार दबाव बनाते हैं, विपक्ष एकजुट होता है और क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में मजबूत होते हैं, तो सरकार के लिए बड़े राजनीतिक फैसला लेना निश्चित तौर पर कठिन हो सकता है। और यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू की हर राजनीतिक गतिविधि पर दिल्ली की नजर टिकी हुई है। साथ ही तमिलनाडु में बीजेपी की किसी भी राजनीतिक पहल को भी सिर्फ राज्य की रणनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय नंबर गेम के नजरिए से देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या बीजेपी और टीडीपी के रिश्तों पे तनावपूर्ण होगा कि चंद्रबाबू नायडू केंद्र पर अपनी मांगों को लेकर दबाव और बढ़ाएंगे, या बीजेपी तमिलनाडु में नए राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश करेगी, क्या डीएमके और भाजपा के बीच वास्तव में कोई राजनीतिक नजदीकी बन सकती है, या फिर ये सारी चर्चाएं सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ज्यादा साफ हो पाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली की राजनीति में नंबर गेम बेहद महत्वपूर्ण है और दक्षिण भारत की राजनीति इस नंबर गेम का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। इसीलिए अमित शाह की कोई मुलाकात हो, चंद्रबाबू नायडू का कोई बयान आए, या फिर तमिलनाडु की राजनीति में कोई नया समीकरण हो, तो उसका असर सिर्फ चेन्नई या अमरावती तक सीमित नहीं रहेगा, उसका गूंज दिल्ली तक सुनाई दे सकती है। और दोस्तों, यही वजह है कि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि एनडीए के अंदर कौन किससे नाराज है। अब सवाल मेरा आपसे है कि आपको क्या लगता है, क्या चंद्रबाबू नायडू बीजेपी पर दबाव बढ़ा रहे हैं, क्या तमिलनाडु आने वाले समय में दिल्ली के सत्ता समीकरण से बड़ी भूमिका निभाएगी? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, शेयर करे और बने रहिए प्यार भी के साथ। धन्यवाद।